वेलकम टू द कंसर्ट जोन बच्चों। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका टॉपिक खत्म किया था, वो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, है ना। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका कि रेजिस्टेंस है क्या। देखिए, रेजिस्टेंस मेरे को पता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस पता है क्या है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस conductor to the flow to the electric current flowing through conductor। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसी को बोलते हैं क्या बताओ? इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं क्या बताओ? इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में इसको बता दिया था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहने वाला करंट का रेशियो होता है। मतलब मान चलो ये रेजिस्टेंस है, सीधी सी बात है। या एक मान के चलो ये क्या है? कंडक्टर है। ऐसा कंडक्टर का खुद का क्या हो बताओ? यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस में लगा दिया हूँ एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से, और इसमें से मान के चलिए करंट फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो आएगा वही आपका देगा मेरे को क्या बताओ? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों जो करंट के फ्लो को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, रेजिस्ट करता है। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या चीज है? तो रेजिस्टेंस वो चीज है जो करंट के फ्लो को रोकता है कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में। तो कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है उसको रोकने वाला फिजिकल क्वांटिटी है क्या? आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर है बात? तो हमको ये पता था ये रेजिस्टेंस होता है। तो इसका SI यूनिट हम जानते हैं क्या होता है बताओ? ओम। क्या होता है? ओम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, कैसे पता है? तो वोल्ट कहां से आता है? पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का होता है M1L2T-2 और चार्ज का होता है बच्चों A1T1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? M1L2T-1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, T-3 A-1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन में करंट और है, तो V के अपॉन में करंट लेंगे तो यहाँ करंट आएगा तो एक और एम्पियर आएगा नीचे में। ये एम्पियर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? एम्पियर का पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होगा M1L2T-3 A-2। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मेरे को यहाँ पता चल गया बताओ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पता चल गया। किसका? रेजिस्टेंस का। ओके। फिर मेरे को पता है बच्चों रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो आर डिपेंड किन किन फैक्टर पे करता है? डिपेंड्स अपॉन। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, सबसे पहला आपका डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। इस पे डिपेंड करता है बच्चा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि यदि किसी कंडक्टर का लेंथ या कंडक्टर का लेंथ जो है यहां से यहां तक, ये लेंथ ज्यादा होगा, ये लेंथ ज्यादा होगा, तो देखिए लेंथ ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो करंट को ज्यादा दूर तक चलना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बता सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर पर रेजिस्टेंस कैसा डिपेंड करता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड देखा जाए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। कैसे? तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है मतलब क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब मान चलो इसी का एरिया को मैं बढ़ा दिया ऐसा, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया को इतना ही लेंथ में क्या कर दिया? मैं बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा था? एक। अब कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बताओ? 2-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर सकता है, कि नहीं कर सकता है? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो ज्यादा करंट होगा, और यहाँ पे ज्यादा करंट है तो जहां पे करंट ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। तो सीधी सी बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका कम होगा। ओके। तीसरा डिपेंड करता है बच्चों, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर बच्चों एक फॉर्मूला आता है R=R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी आता है। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से R का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आ गया। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ के और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आपका ज्यादा। तो इतना बात याद रखिए, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है।
चौथा डिपेंड करता है बच्चों वो नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा? तो आप जानते हैं अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर होता है, कॉपर होता है, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमको पता है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इसी नाम से वो बेस्ट कंडक्टर कहलाता है ना। वैसे ही आपका कॉपर भी एक वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है, क्योंकि उसका भी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, बट यहीं पे नॉन मेटल आ जाता है, इंसुलेटर आ जाता है, सेमीकंडक्टर आ जाते हैं, है ना। इन सब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इन सब का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसीलिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि आप यहाँ पे सिल्वर का यूज किए हो वायर, एल्यूमिनियम का किए हैं कि आयरन का किए हैं, आप कौन सा वायर यूज किए हो, कौन सा कंडक्टर यूज किए हो, कौन सा मटेरियल यूज किए हैं, उस पर डिपेंड करता है। मतलब मैं क्या बोला, मेटल के लिए रेजिस्टेंस कम होगा, नॉन मेटल के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये नेचर ऑफ मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो एक बात बताइए, रेजिस्टेंस जब भी आपके पास आता है तो आप दो तीन बात याद रखिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कंडक्टर के क्रॉस लगा पोटेंशियल डिफरेंस, और उससे बहने वाला करंट का रेशियो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट होता है क्या? बताओ, ओम। एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M1L2T-3A-2 होता है। ये डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रखिए। तो एक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पूछ सकता है, एसआई यूनिट पूछ सकता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये भी हमारे सीजी बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है, कि जो कि डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, जो कि रेजिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है। वैसे ही नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर मैं बताया था आपको ये और ये, इन दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L N A हो जाता है। तो यहां से R इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट रो L बाई A आता है। क्या आता है? रो L बाई A आता है। ओके, रो L बाई A। जहां बच्चों ये जो रो होता है, इस रो को ही मैं बोलता हूं क्या पता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और या फिर इसी को बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी नाम से ज्यादा फेमस है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। ठीक है बच्चा, तो यहां बोल सकते हो रेजिस्टिविटी है क्या? क्या बोल सकते हो? क्या है रेजिस्टिविटी? है क्या? तो रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सकते हो क्या? ये बोल सकते हो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it offer resistance to the flow of current through it, to the flow of current through it। ठीक है बच्चा, तो रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, जिसके कारण वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, किसको बताओ? करंट के फ्लो को। ओके ओके, इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है बच्चों, रेजिस्टिविटी को पता है, उसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो R इक्वल टू मान के चलिए रो L बाई A है। तो मान के चलिए यहाँ पे L का वैल्यू कितना है? 1 मीटर, और एरिया का वैल्यू कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तब यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा? तो 1 और 1, L का वैल्यू 1 पुट करिए, A का वैल्यू भी 1 पुट करिए, तो 1/1 1 हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे रो बचेगा। तो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आ गया? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टिविटी है ना, कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस होता है जब उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां बोल सकते हो इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर is 1 meter and cross section area and its cross section area is 1 meter square, then resistance of conductor is called ये कहलाता है बच्चा, क्या कहलाता है तुम्हारा? ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप यूज करिए, चाहे ये डेफिनेशन यूज करिए, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो क्या बोला मैं कि रेजिस्टिविटी क्या है आपका? तो रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस होता है जब उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो
और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं। आगे क्या है कि बच्चा इसका पूछा जाता है एसआई यूनिट। क्या पूछा जाता है? एसआई यूनिट क्या होगा। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकालना है तो यही फॉर्मूला फिर से कारगर होगा। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकालना है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे यूज करिए R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो का एसआई यूनिट निकालना है तो इसको छेड़ना नहीं है। देखो R का होता है क्या बताओ? ओम। रो को छेड़ना नहीं है। एल क्या होता है? लेंथ। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर से। तो 1 मीटर कटेगा तो मीटर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। फिर इधर आएगा क्या बताओ? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, आप क्या पता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ओम मीटर बोलते हैं। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखोगे तो देखो ओम में एक्स्ट्रा मीटर है, तो देखिए ओम रहता है तो डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। अब मीटर मतलब क्या आ गया? लेंथ। मीटर मतलब लेंथ। लेंथ आया तो एक लेंथ बढ़ जाएगा, तो सेम फॉर्मूला हो गया एम, बस इसमें एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये m1l3t-3a-2। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है बात? और बात याद रखना है आपको रेजिस्टिविटी के बारे में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि रेजिस्टिविटी जो होता है, रो जो होता है, ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चा ये डिपेंड करता है सबसे पहला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इतना याद रखिए। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, टेम्परेचर को घटाने से रेजिस्टिविटी कंडक्टर का घटता है। ठीक है, ओके। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी बात कर रहा हूँ कंडक्टर का। तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और टेम्परेचर को घटाने से रेजिस्टिविटी घटता है। ठीक है, और दूसरा बात नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी कम रहेगा और नॉन कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा रहता है। ये बात याद रखिएगा। ओके, ठीक है। मतलब एक बात और याद रखिए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस पूछ सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके से डिफरेंस बोल सकते हो। क्या? रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। यदि मैं किसी कंडक्टर का लेंथ को बढ़ा दिया या लेंथ को घटा दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? बढ़ या घट सकता है। लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि क्या? किसी कंडक्टर का लेंथ को मैं बढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी तब भी उतना ही रहेगा, है ना, और लेंथ को घटा दिया तब भी रेजिस्टिविटी उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, दूसरा बात, रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब कि क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है को बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस घट जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दो चाहे घटा दो, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोल सकते हो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। दो डिफरेंस हो गया। यदि डिफरेंस आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में तो ये दो डिफरेंस लिख सकते हैं, और तीन डिफरेंस पूछता है तो एसआई यूनिट लिख दीजिए। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ? ओम मीटर होता है। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। तो यहां मैं आगे मिटाता हूं। अब देखिए, रेजिस्टेंस का एक भाई होता है उल्टा भाई, जिसको मैं बोलूंगा क्या? कंडक्टेंस। क्या बोलूंगा? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस है क्या? तो कंडक्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रोकना। तो कंडक्टेंस का काम क्या है? करंट को जाने देना। मतलब क्या है? जिसमें करंट आसानी से फ्लो करता है, ठीक है, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और जिसमें करंट एकदम कठिनाई से फ्लो हो रहा है, बहुत रुक रुक के फ्लो हो रहा है, तब उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस का उल्टा काम करता है। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या है? जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट बहुत कम फ्लो करेगा, जहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम है वहां पे करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, बट उल्टा होता है यहाँ पे, कंडक्टेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और कंडक्टेंस कम है तो करंट
कम फ्लो करेगा। समझिए इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बोल सकता हूं मैं इसको क्या बताऊं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है बच्चा, इसको डिनोट करते हैं अपन किससे, पता है, जी से। तो इट इज डिनोटेड बाय, बोल सकते हो बच्चा, इसको क्या बोल सकते हो, जी। अब जी इज इक्वल्स टू होता है क्या, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा किसका, रेजिस्टेंस का, तो 1/r होगा, क्या होगा, 1/r होगा। अब इसका एसआई यूनिट पूछेगा, तो एसआई यूनिट तो देखिए, एक ठीक है, नीचे आर का क्या होता है, ओम, मतलब ये क्या हो गया, ओम इनवर्स, क्या हो गया, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स वही बोला गया है बच्चों, क्या बोला गया है पता है, मोह, क्या बोला गया है, मोह। ठीक है, और इसी को बोल सकते हो अपन एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या पता है, साइमन, क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं साइमन बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइमन भी होता है। तो याद रखिए कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, या जिसको अपन मोह बोलते हैं उसी को अपन साइमन भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस एसआई यूनिट में होता है आपका किसका, कंडक्टेंस का, वो होता है आपका मोह। तो मोह का याद रखिए, मोह क्या होता है बताओ, ओम इनवर्स को मोह बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपन साइमन भी बोलते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका याद रखिए, रेजिस्टेंस को जस्ट उल्टा होगा। तो देखिए अभी रेजिस्टेंस को पढ़े थे, कितना आया था बताओ, M1 L2 T - 3 A माइनस कितना था, 2 था कि नहीं था। तो बस इसका इनवर्स है, तो इसका उल्टा होगा, किसका, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो यहाँ पे जो जो प्लस में है वो माइनस में होगा, जो माइनस में हो प्लस में होगा। तो M1 है, यहाँ पे होगा M-1, L2 है तो L-2, और T माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये -2 है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा +2। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल। ओके, ऐसा याद रख सकते हो। वैसे ही ठीक है, वैसे ही आपका आता है एक और, कंडक्टिविटी आता है, क्या आता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तो देखिए, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी का। तो बोल सकते हो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, ये कहलाएगा आपका कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है किससे पता है, सिग्मा से। और सिग्मा होता है बच्चा रेसिप्रोकल बाय, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब सिग्मा जो होता है रो का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब बोल सकते हो यहां पर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो यहां पे इसका एसआई यूनिट होगा बच्चा, देखो रो का क्या होता है, ओम मीटर, रो का क्या होता है, अभी जस्ट बताया था, ओम मीटर होता है। तो इसका क्या होगा, 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर। तो भाई ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे, ऐसा ऐसा यूनिट बोलना अच्छा भी नहीं लगता। तो ध्यान से देखो, 1/ओम को क्या बोलता हूँ बताओ, तो 1/ओम को बोलता हूँ मैं क्या बताओ, मोह। तो 1/ओम को मैं बोलूंगा क्या यहाँ पे, मोह, अपॉन क्या है बताओ यहाँ पे, मीटर। तो मोह पर मीटर बोल सकते हो, या फिर इसी को बोल सकते हो साइमन पर मीटर, बट फेमस क्या है बताओ, मोह पर मीटर। तो आप लोग को याद रखना है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, सॉरी कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, महो पर मीटर होता है। क्या होता है, महो पर मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होगा। तो रेजिस्टिविटी का क्या होता है जानते हो, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1L3T-3A-2 होता है। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होगा, तो जो प्लस में है माइनस, माइनस में हो प्लस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M-1L-3T+3A+2, ये आ जाएगा आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है बात, तो कंडक्टिविटी हो गया। ओके, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब बच्चे यहीं पे आपका आ जाता है, क्या पता है, रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप का हो सकता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और दूसरा क्या होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे 10th क्लास लेवल का है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन तो आने से रहा एग्जाम में, मान के चलिए 100% नहीं आएगा, क्योंकि 10th बेस्ड का है, 10th क्लास में आता है जनरली 5 मार्क्स में हमारे एसएसजी बोर्ड में, बट 12th क्लास में इसको देना ही नहीं चाहेगा। फिर भी इसका कॉन्सेप्ट काम आता है करके मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि डेरिवेशन, मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो रेजिस्टेंस के नेगेटिव टर्मिनल के दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं,
फिर दूसरा टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल को तीसरा रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस तरीके से जोड़ते जोड़ते जाते हैं तो मेरे को मिलता है इसका एक सीरीज कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 और सो ऑन आगे ले सकते हो। मैं यहीं तक रखा हूं। अब इसके क्रॉस मान के चलो एक बैटरी लगा सकते हैं जिसके कारण यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट को मैं लंबा चौड़ा नहीं बना रहा हूं, बस बना दिया। तो यहां बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब इन सब रेजिस्टेंस को एक साथ मेरे को लिखना है इस तरीके से R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको अपन जोड़ देते हैं। तो ये आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स इट। ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पे कुछ कुछ मंत्रा होता है। मंत्रा क्या है कि यहाँ पे जो करंट होता है, करंट थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस या ईच रेजिस्टेंस क्या होता है पता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। इतना बात याद रखिए। ठीक है। दूसरा बात ये रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये होता है बच्चा डिफरेंट होता है। ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इतना याद रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेजिस्टेंस से सेम रहेगा और आपका पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए, यदि रेजिस्टेंस सब जगह सेम है तो 100% पोटेंशियल ड्रॉप भी वहां पे क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो सकता है कब, जब तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जनरल। तो जनरली क्या होता है, R1 R2 R3 इक्वल नहीं होते। इक्वल नहीं होते तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इतना बात याद रखिए। फिर आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे, क्या इस कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस मिलता है, तो देखो आप सीरीज कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन होंगे रेजिस्टेंस के, उसमें उन सब कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन देता है। चाहे आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लाइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइए और सीरीज कॉम्बिनेशन लाइए, इन तीनों कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, वो होता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है पता है, मैक्सिमम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं आर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो बच्चा ऑफ कोर्स करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट आपका ये क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे करंट कम होता है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट है। ओके। दूसरा बात देखिए, दूसरा क्या आता है यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देता हूं, बट ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है बोलने का। बोलने का तरीका क्या है, हर एक रेजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा है और हर एक रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा है। तब जाके ऐसा कॉम्बिनेशन को मैं बोलता हूं, क्या बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर का रेजिस्टेंस R1 है, यहां पर का रेजिस्टेंस R2 है, यहां पर का रेजिस्टेंस R3 है। और देखिए यहां पे जब करंट फ्लो होगा तो करंट को 3 रास्ता दिखेगा। 3 रास्ता दिखेगा तो कुछ करंट इसमें से चले जाएगा, कुछ करंट इसमें से चले जाएगा, कुछ करंट इसमें से चले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस उल्टा होकर जोड़ता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होकर जोड़ता है। और इस कॉम्बिनेशन में गुरु मंत्र ये है कि इस कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर एक रजिस्टर में क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। मतलब कि क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है। 3 रास्ता मिलता है तो करंट टूट जाता है, तो करंट क्या होता है, डिफरेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सब के सब अक्रॉस क्या होता है पता है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात याद रखिएगा। तो मतलब बोल सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब यहां पे बोल सकते हो जो आर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो मतलब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है बताओ, आपका मैक्सिमम आता है। मतलब हर एक कॉम्बिनेशन में लगा के देखिए उतना रेजिस्टेंस को, जो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओगे तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा मिलेगा। सेम टू सेम हर एक रेजिस्टेंस को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाइए और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और जब रेजिस्टेंस मिनिमम होता है तो करंट क्या मिलता है बच्चा,
मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम। बोलने का मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका करंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब बोल सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट कम। ओके। दूसरा बात, एक और बात बताते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो इन सब रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। मान चलो ये रेजिस्टेंस 2 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इससे भी ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है, सबको जोड़ोगे तो सबसे ज्यादा ही तो आएगा। वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान चलो ये 2 है, 4 है, 5 है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से भी छोटा रहेगा। मतलब मान के चलिए ये 2 है, 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पे इसका टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो इस 2 वैल्यू है इससे भी छोटा आएगा। कौन? ये आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे भी बड़ा नहीं आएगा, वो याद रखिएगा। तो 2 से भी छोटा आएगा कौन? आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो दूर की बात है 4 और 6, 2 से छोटा आएगा, सबसे छोटा आता है। मतलब टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है। कौन? आपका टोटल रेजिस्टेंस। इतना आपको स्टोरी पता है तो आप आराम से इसमें खेल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, यहां पे क्या होता है और देखा जाए तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ट्रिकी फॉर्मूला भी बन जाते हैं। दो ठोका ट्रिकी फॉर्मूला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला सब जानते हैं इसको। ये R1 है या R2 है, दो पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आता है, ये 1/R1 + 1/R2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है मेरे को बताओ। ये मिलता है R1 + R2 अपॉन क्या मिलेगा, R1 R2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा, 12th क्लास में हो भाई। अब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन क्या मिलेगा मेरे को, R1 + R2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करता हूं। तो जब भी बच्चा मेरे को दो रेजिस्टेंस मेरे को कैसा दिखेगा, पैरेलल दिखेगा, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा R1 R2 अपॉन R1 + R2, R1 R2 अपॉन R1 + R2 मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। मैं देख के मैं ऐसा नहीं करने वाला, बच्चा थोड़ा ना 10th क्लास का कि मैं ऐसा करूंगा। तो दो रेजिस्टेंस दिखा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा और आंसर ले आएगा। ओके, ठीक है। दूसरा कहानी, यदि बच्चा, दूसरा कहानी ये याद रखिए, यदि मान चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऐसा करते 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 मान के चलिए n रेजिस्टेंस है, तो पहला रेजिस्टेंस भी R है, दूसरा भी R है, तीसरा भी R है, लास्ट वाला भी क्या है, R है। n रेजिस्टेंस है, ये पहला दूसरा तीसरा करते करते n रेजिस्टेंस है। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा, 1/R + 1/R + 1/R प्लस करते 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 1/R तक जाएगा। अब कितना बार है रेजिस्टेंस, n बार है, तो ये क्या हो जाएगा, n/R हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पता है बच्चा, R/n। तो R/n, तो यहाँ पे बोला जाएगा n है क्या, तो n को बोल सकते हो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बोल सकते हो, या रेजिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है, मान के चलो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस है। क्या है, रेजिस्टेंसेस है। तो मान चलो यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा पता है, इसमें का एक रेजिस्टेंस को लिख लो 6 को, और गिनती मारो कितना टू है, 1 2 3, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना है बताओ, 2। आंसर खत्म इसका। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे आपका 10 रेजिस्टेंस है, कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ कितना है, 10 रेजिस्टेंस है, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, मान चलिए ये आपका 40 ओम है। कितना कितना ओम है, 40 ओम है सब। तो सीधी सी बात है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस 40 है उसको लिख दो, अपॉन में गिनती मारो कितना टू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 से डिवाइड करो कितना आ गया, 4 ओम। तो ये ट्रिक काम आ जाता है ये फॉर्मूला का। ठीक है, यदि सबके सब इक्वल है तो उतना नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अलग से फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला लगा के ऐसा करके सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ता, डायरेक्ट ट्रिक लगा के सॉल्व हो जाता है। खैर मेरे को, हम लोगों को यहाँ पे इसका नीड नहीं है बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इन चीजों में। ठीक है, यदि मैं नीट या जेई का किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको बताता तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रिक बताता, बट यहाँ पे अपने को इन सब ट्रिक का स्कूल के एग्जाम में काम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे सीजी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के टॉपिक को बच्चों कंप्लीट कर दिया, समझिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आप लोगों से किसके बारे में, वो है आपका सेल।
क्या है? सेल। देखिए सेल क्या होता है तो जानते हैं, सेल वो होता है जो अपने को क्या करता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करता है, करंट के फ्लो को मेंटेन करता है। कौन? सेल बोलो चाहे बैटरी बोलो। देखो सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है कि कई सेल को मिला के बना दोगे तो क्या बन जाता है आपका? बैटरी बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सेल या बैटरी का काम क्या है बताओ, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेंटेन रखना। किसको मेंटेन करना? पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेंटेन करना। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये समझिए कि भाई किसी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा ना जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाला कौन है? बैटरी या सेल बोल सकते हो। तो किसी सर्किट में बैटरी या सेल लगा दिया, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखना है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है। ठीक है, इतना आप बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सेल जो बात करते हैं बच्चों, तो सेल के पास इस तरीके से एक डायग्राम बना देता हूं मैं। एक डायग्राम बनता है, इस तरीके से सर्किट बनता है जिसमें बोल सकते हो ये क्या कहलाता है आपका? ईएमएफ। ये कहलाता है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है टोटल। इनके बीच में एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से आता है जिसको मैं बोलता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है। तो सेल का टर्मिनल मतलब क्या है? उसका एंड पॉइंट बोल सकते हो। सेल का एंड पॉइंट क्या क्या है? ये पहला पॉइंट T1 है, दूसरा T2 है, तो इसको मैं टर्मिनल्स बोलता हूं। तो सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मैं बोलता हूं V। ठीक है, और यहाँ पे सेल के पास क्या होता है? एक ईएमएफ होता है और एक क्या होता है? आर। आर को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल जब भी पढ़ते हैं तो आपको तीनों चीज के बारे में, तीनों क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तीनों तीनों क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ आपका कहाँ से? ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं ईएमएफ से। किससे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं? ईएमएफ से। तो ईएमएफ किसको बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, जानिए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैं बताया क्या? सेल क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस, बात दोनों काम एक ही है। ईएमएफ क्या करता है बच्चों? ईएमएफ किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराता है। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब क्या है? ईएमएफ क्या करता है? चार्ज को पूरा सर्किट में मूव कराने के लिए क्या करता है? वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है। तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय सेल इन अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या बोल सकते हैं इसको बताओ? ये होता है तुम्हारा क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ बाय सेल इन अ सर्किट, इन अ सर्किट या क्लोज सर्किट बोलो, बाय सेल इज कॉल्ड, ये कहलाएगा बच्चा क्या आपका? ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब क्या बोल सकते हो? किसी भी क्लोज सर्किट में करंट को मेंटेन करने वाला, करंट को मेंटेन करने वाला जो डिवाइस है वो कौन है? सेल है। और सेल क्या प्रोवाइड करता है? ईएमएफ। और ईएमएफ का काम क्या होता है? क्या पता है क्या काम होता है? एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में क्या कराता है बताओ? मूव कराता है, फ्लो कराता है। अब फ्लो कराने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोला क्या? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ सर्किट बाय सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ईएमएफ को तुम नॉर्मली बोल सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ बच्चों? वोल्ट ही होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस टाइप का ही होता है। ठीक है, इसका भी क्या होगा बताओ? ऐसा यूनिट इसका पोटेंशियल डिफरेंस टाइप होता है जिसको मैं बोलता हूँ क्या बताओ? वोल्ट होता है। डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होगा। ओके ओके, तो पहला टर्म हम समझ गए ईएमएफ। दूसरा टर्म समझते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, समझते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? एकदम आसान है। क्या? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, या करंट थ्रू इट बोल सकते हो। मतलब किसी सेल से करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सेल, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्या बताया अपन? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल टू द फ्लो ऑफ, टू द फ्लो of electric current through it, current
थ्रू इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएफ, सॉरी आई एम सो सॉरी, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। भावनाओं में बह गया था मैं, ठीक है, ईएमएफ बोल डाला था, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या होता है? सेल, अब जानते हो क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। सेल होते हैं, उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझते होंगे, पानी में नमक, पानी डाल दो यार, पानी में NaCl नमक को डाल दो, बोल दो क्या बन गया? इलेक्ट्रोलाइट बन गया। अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+Cl- में, ठीक है। अब वो आयंस मूव करेंगे जिसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रोड के थ्रू तुम्हारा करंट फ्लो करता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के नाम से। तो ज्यादा बारीकी मत जाओ यहाँ पे, लेकिन इतना समझिए यहाँ पे क्या होता है बताओ। दो इलेक्ट्रोड लगे रहता है, ऐसा सेल रहता है इस टाइप का। अब इसमें क्या है पता है? एक लिक्विड है, उस लिक्विड को ही मैं बोल रहा हूँ क्या पता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझ लो पानी में नमक को डाल दिए, सिंपली समझना है तो एकदम सिंपल क्या है? NaCl को पानी में घोल दो, आपका A टूट जाएगा Na+ में और Cl- में आपको बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब क्या होता है बच्चा? इसमें लगा देते हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। अब क्या होता है? Na+ और Cl- फ्लो करता है अपने हिसाब से, मतलब एनोड मान के चलो पॉजिटिव है, कैथोड मान के चलो क्या है? नेगेटिव। तो Na+ इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा। अब फ्लो करने के बाद यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अब मान चलो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों के मोशन पे जो रेजिस्टेंस लगा रहा है उसको बोल सकते हो आप इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? आयंस को या चार्ज को, ठीक है, चार्ज को दोनों इलेक्ट्रोड से फ्लो करने से रोक रहा है। तो रोक रहा है तो किसके कारण रोक रहा है? रेजिस्टेंस के कारण। उस रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। बारीकी मत जाइए, बस इसी को देखिए। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस पे वो खुश नहीं होता है इतना ही पूछ के, वो ये पूछना चाहता है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस आप मुझे डिफाइन कर दिए, आप ये बताइए मैं किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता हूं। तो मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स। छोटकार लिख दियो, समझ लो छोटकार क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। बच्चा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में जो मिलावट है, जो लिक्विड है, उसमें किस टाइप का मिलावट है या किस टाइप का वो इलेक्ट्रोलाइट है, उस पर डिपेंड कर सकता है। अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। दूसरा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझ गए, मैं बताया था। अब पानी में नमक डाले हो तो 1 चम्मच डाले हो कि 10 चम्मच डाले हो? 1 चम्मच डाले हो तो कंसंट्रेशन कम है, 10 चम्मच डाले हो तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना मिलावट है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है उसमें, आयंस की, बोल सकते हो, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, और तीसरा डिपेंड करता है बच्चा ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। तो सेल में जो इलेक्ट्रोड्स यूज हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, भाई ये इलेक्ट्रोड डला है, यहाँ पे डला है, इनके बीच के डिस्टेंस के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, तो डिस्टेंस कम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। ये डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोड के बीच का, एनोड और कैथोड के बीच का, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके ओके। चौथा डिपेंड करता है बच्चों ये क्या? इमर्ज्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इमर्ज्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइट। बोलने का मतलब ये है, मान के चलो ये सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके अंदर मैं डाल दिया हूं, किसको पता है? किसको डाल दिया हूं? इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डुबा दिए हैं। अब डुबा दिए मान चलो इतना एरिया इमर्ज्ड है, कहां से कहां? यहां से यहां। ये ऊपर तो नहीं है, यहां से यहां, ये ऊपर तो नहीं है। तो इमर्ज्ड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। मतलब ये क्या? एरिया जितना ज्यादा डूबेगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये पूरा पूरा डुबो दो, इसको पूरा इलेक्ट्रोड को डुबो दो, तो क्या हो जाएगा? एरिया इमर्ज पूरा पूरा डूबा है, सीधी सी बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। और जितना कम डूबे रहेगा उतना ज्यादा, मतलब ये एरिया कम है, मान चलो ये एरिया कम है, कम डूबा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा डूबा है
तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब इमर्स्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बोल सकते हो। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। और डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बच्चा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां पे लगाते हो तो सीधी सी बात है, आप गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, क्योंकि रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, रेजिस्टेंस अलग चीज है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, भले ही टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है, टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है और टेम्परेचर के घटने से बढ़ता है। समझ लीजिए यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर के घटने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। एक बहुत खूबसूरत सवाल बनता है इस टॉपिक से, और हम लोग अपने प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में इन सब चीजों को देखते भी हैं। तो आप जानते हो, आप बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हैं, मान के चलो, ठीक है, तो बाइक और कार चलाते हैं तो ठंडी के दिन और गर्मी के दिन में गाड़ी स्टार्ट करना बड़ा परेशानी रहता है। मतलब गर्मी के दिन में बहुत आसान होता है बाइक या कार को स्टार्ट करना, बट ठंडी के दिन में बाइक या कार को स्टार्ट करना बड़ा टफ हो जाता है। हम चालू करते हैं ठंडी के दिन में, हम बोलते हैं इंजन ठंडा हो गया, यहाँ पे किक मार रहे हैं, स्टार्टर पे स्टार्ट कर रहे हैं, बट चालू नहीं हो रहा है। मान के चलिए, पुराना क्लासिक बाइक का बात कर रहा हूँ, पुराना, अभी तो आजकल स्टार्टर ऐसा है कि चल ही जाता है, लेकिन पुराना बाइक ऐसा था जिसमें अपन किक मार चलाते थे। तो ठंडी के दिन में ठंडा हो जाता है तो यहाँ बाइक स्टार्ट नहीं होता है, जानते ही हैं आप। अब बाइक क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप समझिए, मैं यहाँ पे स्टार्टर या किक मार रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है बताओ, ये बैटरी का काम है। उससे क्या होता है, बैटरी से आपका करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो कहाँ तक पहुंचेगा, आपका इंजन तक पहुंचेगा मान के चलिए। अब वो करंट के कारण वहां पे स्पार्क कुछ भी चीज पैदा होगा जिससे आपका वहां पे इंजन स्टार्ट हो जाएगा, समझ लीजिए। इतना ज्यादा नहीं समझना है आपको, इतना समझिए कि आपका इंजन को चालू करने के लिए करंट चाहिए, और सफिशिएंट करंट जब उसको मिलेगा तब जाके आपका इंजन स्टार्ट होगा। अब ठंडी के दिन में क्या होता है, ठंडी के दिन में टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होता है तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। समझिए बात को, ठीक है। ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कम हो जाता है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप समझ गए, रेजिस्टेंस बढ़ा तो बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा वो बहुत स्लो फ्लो करेगा, कम करंट फ्लो करेगा। क्यों कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। और कम करंट फ्लो होगा तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए जितना करंट चाहिए उतना ही करंट उसको मिलेगा नहीं, जिससे आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अपन बार बार चालू करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है उसके बाद आपका आसानी से आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, इंजन गर्म होने के बाद वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है और इंटरनल रेजिस्टेंस के घटने के कारण आपका इंजन स्टार्ट होता है। तो ठंडी के दिनों में इतना समझिए, ठंडी के दिनों में है ना, गाड़ी स्टार्ट बहुत देर से होता है, इंजन स्टार्ट बहुत देर से होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण टेम्परेचर के घटने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होता है इंजन पे कि वो इंजन को स्टार्ट कर पाए। क्लियर है बात। अब वही बात गर्मी के दिनों में आता है, तो गर्मी के दिनों में एक बार में स्टार्ट हो जाता है बाइक हमारा या कार। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारा जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो सफिशिएंट करंट फ्लो हो जाता है, किससे बताओ, इंजन की ओर, और इंजन उतना करंट पाके अपना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे याद रखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस किसको, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सब है ना, ये 5 फैक्टर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। एक आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो या सेल बोल सकते हो, और चौथा इमर्स्ड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में कितना डूबा हुआ है उसके एरिया पे डिपेंड करता है, और पांचवा डिपेंड करता है वो किसमें बताया आपका, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बट इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है, याद रखिएगा। ओके ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म एक और डिफाइन करना है मेरे को, वो है क्या, दो तो हो गया, तीसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसमें जब करंट फ्लो होगा, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद, या फिर यहाँ मान चलिए मैं इसके अक्रॉस में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया बताओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये जो करंट फ्लो करेगा आई, ये करंट इससे फ्लो होगा तो आई इंटू आर क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोला मैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पता है, एकदम सिंपल है,
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या होता है बताओ, ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है बच्चा, इक्वल होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, E माइनस आई आर। कब होता है, जब करंट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। समझिए, ये ईएमएफ है, इसके ये करंट जो है माइनस से घुस के प्लस से निकलेगा, तब ये फॉर्मूला होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे करंट जो है उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है, ये प्लस है, ये माइनस है, और करंट उल्टा घुस रहा है, प्लस से घुस के माइनस से निकल रहा है। तो इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पता है, E प्लस आई आर हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, आप समझिएगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों? ईएमएफ 10 है तो 10 में कुछ घटेगा, घटने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताओ, ईएमएफ से कम होता है। यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ किसके बीच में बताए, किसके बीच में, एक ईएमएफ और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। सबसे पहला बात आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या पता है, ईएमएफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा बात यहां बोल सकते हो, इसमें पहला बात बोल सकते हो कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से कम या बराबर होगा। ठीक है, दूसरा बात, जो ईएमएफ है इंडिपेंडेंट होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है बताओ, करंट से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट, करंट पे इंडिपेंडेंट होता है। करंट को बढ़ाओ चाहे घटाओ, ईएमएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईएमएफ रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। बट यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये डिपेंड्स करता है, किसमें डिपेंड करता है बताओ, अपॉन किसमें बताओ, करंट पे। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका घट या बढ़ सकता है करंट के बढ़ने से। मान के चलिए यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सॉरी छोटका डालना चाहिए मेरे को यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए करंट बढ़ेगा तो करंट का मल्टीप्लाई आर से होगा, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो ईएमएफ से ज्यादा वैल्यू घटेगा, तो ये कम नहीं होगा बताइए। मान चलो ये 10 है और ये 2 घटा है, ठीक है, तो कितना बचा 8। अब मान चलो करंट बढ़ गया, करंट के बढ़ने से इसका वैल्यू प्रोडक्ट हो कितना हो गया, मान के चलिए 4, तो कितना मिलेगा बताओ 6। तो पहले V कितना था 8, अब V कितना हो गया 6। समझ रहे हैं बात को? तो 6 हुआ तो ज्यादा कम हुआ कि नहीं हुआ? तो करंट के बढ़ने से क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हो ईएमएफ जो होता है करंट पे डिपेंड नहीं करता, बट वोल्टेज जो होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है। तीसरा बोल सकते हो, और क्या क्या बोल सकते हो, ईएमएफ इज सोर्स ऑफ करंट बोल सकते हो, सोर्स ऑफ करंट। ईएमएफ सोर्स ऑफ करंट है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, ईएमएफ होता है तभी जाके करंट फ्लो होता है सर्किट में, ईएमएफ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। और यहां बोल सकते हो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज ड्यू टू करंट बोल सकते हो, वेरीज ड्यू टू करंट बोल सकते हो, ड्यू टू करंट। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि पोटेंशियल डिफरेंस एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होता है। क्या होता है पता है, इफ मान के चलिए इफ करंट जीरो है, इफ करंट जीरो है, तो करंट जीरो होगा तो क्या होगा पता है, करंट को जीरो करोगे तो V और E इक्वल हो जाएगा, V और E इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो V और E क्या हो जाता है, इक्वल। जब करंट जीरो होता है तो V और E इक्वल हो जाता है, और करंट के कारण मतलब ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होता है, और करंट के कारण आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चेंज कर जाता है, बढ़ या घट सकता है। इतना आप समझ सकते हो। तो एक डिफरेंशिएट आप कर सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है, तो ईएमएफ का डेफिनेशन भी डाल सकते हो यहाँ पे चाहोगे तो। ईएमएफ क्या होता है बताओ, ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय सेल इज नोन एज ईएमएफ। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी डेफिनेशन आप डाल सकते हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, ऐसा बोल सकते हो इन अ सर्किट। मान चलो ये सर्किट है ऐसा ऐसा, तो किसी भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू आर। तो ये होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है क्या आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय सेल, ये होता है। ठीक है, ओके। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब बच्चों आता है इनके बीच में एक रिलेशन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल आ भी सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो क्या आता है, रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन
ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड बोल सकते हो क्या पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। ये रिलेशन आता है एग्जाम में, इसको देखते हैं बड़े अच्छे से। तो देखिए यहां मेरे पास क्या है बताओ, एक सेल है। अब सेल है तो इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ है और करंट यहां से फ्लो हो रहा है और इनके बीच का टर्मिनल है मान के चलो ये, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो बताओ V, और इनके बीच में लगा देता हूं क्या पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर सकते हो E क्या पता है, ईएमएफ ऑफ सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल है। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा क्या पता है V जो है इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको मैं लिखूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके ओके। अब देखिए बच्चे, इस किसी सर्किट में आपको देखना है करंट। तो करंट जो होता है क्या होता है पता है, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, टोटल रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, याद रखिए। तो करंट क्या होता है, नेट ईएमएफ पूरा सर्किट में कितना है, बस एक ठोक है ई। टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे सर्किट में क्या है, तो ये आर और ये आर जोड़ कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर, होगा बिल्कुल होगा। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करके ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। आई तो जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं क्या आता है, आई इंटू आर। तो V इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। तो V इक्वल टू आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है बताओ, ये है E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, और यहाँ पे इंटू में कितना है बताओ, कैपिटल आर। अब बचा इसका वैल्यू निकालना है मेरे, किसका पता है आर का, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 मिनट ना। पहले एक काम करते हैं, E मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो V अपॉन कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू कितना है, आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब इसका ले लेते हैं बच्चा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल लोगे तो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल लेने से ईएमएफ ऊपर जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नीचे आएगा, इक्वल्स टू आर ऊपर जाएगा, कैपिटल आर ऊपर जाएगा, अपॉन में कैपिटल आर आएगा। अब E अपॉन V इज इक्वल्स टू देखोगे, इसको अलग अलग करो, तो R के अपॉन में कैपिटल R प्लस R के अपॉन में R आएगा, तो R R कटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये एक, तो E बाई V इज इक्वल्स टू हो जाता है R बाई R प्लस 1। अब प्लस 1 को इधर ले आइए, तो E बाई V माइनस 1 इक्वल्स टू R बाई कैपिटल R। अब ये R को निकालना है, ये R को निकालना है, तो अपॉन में R है वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो R मल्टीप्लाई में आया तो बचेगा यहाँ पे E बाई V माइनस 1। और यही बच्चों एक रिलेशन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। इसका मेथड 2 भी होता है मेरे पास, मैं मेथड 2 बताना चाहूँ कि नहीं, चलिए ये बता देता हूँ, जिनको ये मेथड अच्छा नहीं लगा होगा ये मेथड अप्लाई लेना, ठीक है। तो सिंस मेरे को पता है, क्या पता है कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर होता है, एंड V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है, छोटा आर होता है। तो यहां से आई निकाल लीजिए, तो आई निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, आर इसके अपॉन में, तो V अपॉन क्या मिलेगा, आर, V अपॉन क्या मिलेगा, आर। अब ये आई का वैल्यू किसमें पुट कर दिए, सो V इज इक्वल टू E माइनस आई के जगह पुट करना है V बाई आर, तो V बाई आर इंटू छोटका आर। अब देखियो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो V बाई आर इंटू आर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, E माइनस V आ जाएगा, समझिए V यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, बस। अब V मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा बताओ, डिवाइड में, R बाई आर इक्वल टू V इसके अपॉन में और इसके अपॉन में, E बाई V माइनस V बाई V, V कटा, तो R बाई कैपिटल R इक्वल टू E बाई V माइनस 1 होगा। अब R डिवाइड में इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो R इक्वल टू आएगा कैपिटल R, E बाई V माइनस 1 हो जाएगा, और तुम्हारा फॉर्मूला फिर से डिराइव हो गया। तो आपको ये मेथड अच्छा लगा तो इससे बना लीजिए, आपको ये मेथड अच्छा लगा इससे बना लीजिए। मेरे को यकीनन बोलोगे तो ये ज्यादा मेथड आसान लगा, ठीक है, ये वाला भी आसान है, अब आपका डिसीजन है कौन सा आपको आसान लग रहा है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, किसके बारे में बताने वाला हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल के कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन।
दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक और होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बट उससे सवाल बना ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, बहुत जमाने पहले बना है एक आध बार, तो उसको इग्नोर ही कीजिए। ठीक है, तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अपन सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। किसको देखते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं आप सभी जानते हो। यदि किसी सेल का, ये एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस EMF 1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, तो इस सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसा यदि मैं जोड़ते जाता हूं तो मेरे क्या मिल जाता है बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन मिलता है। क्या मिलता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बोल सकते हो व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन, देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके ओके, अब देखिए बच्चे, यहां से मान के चलिए करंट फ्लो हो रहा होगा और इसके अक्रॉस टर्मिनल है, टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है पता है? V। टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो देखिए सबसे पहले लाइट कर लेते हैं, E1 क्या है बताओ? EMF ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक है, R1 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल। ओके, वैसे ही लेते हैं क्या बताओ? E2 क्या लेते हैं बताओ? E2 तो ये क्या है बताओ? EMF ऑफ सेकेंड सेल। और R2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेल। ओके, मान के चलिए बच्चों, इसके पहला सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के अक्रॉस, इनके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लो, और इन दोनों, ये जो दूसरा सेल है, इनके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मान लो V2, और नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां के बीच में, उसको मान लो कितना है पता है? V। कितना मान लो? V। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, अक्रॉस फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखें कितना है बताओ? V1 इक्वल टू आ जाएगा E माइनस आई आर, यहाँ पे ये 1, ये क्या होगा? 1 होगा। अब हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम। तो यहाँ जितना करंट जाएगा उतना ही करंट तो यहाँ से भी फ्लो करेगा ना, तो करंट अलग नहीं होंगे, इसलिए करंट I है, लेकिन बाकी R1 अलग है, E1 अलग है, V1 अलग है। ठीक है, वैसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं किसके अक्रॉस को बताओ? अक्रॉस सेकंड सेल, सेकंड सेल। तो कितना है? V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? E2 माइनस आई R2 है। ठीक है, अब देखो मान चलो इन दोनों कॉम्बिनेशन को मैं एक साथ बनाता हूं इक्विवेलेंट सर्किट, तो इन दोनों EMF को मिला के एक EMF बन जाएगा, अब दोनों रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये R इक्विवेलेंट और ये EMF I के नहीं आएगा। और इसके क्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मान के चलिए, जो कि मैं बोला हूं V। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन, अक्रॉस कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो ये है बच्चा मेरा कितना? V। और ये V किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 के। ये टोटल V है ना, तो टोटल V है, तो इसके क्रॉस का V1, इसके क्रॉस का V2, दोनों जोड़ दो, तो क्या मिलेगा मेरे को? V1 प्लस V2 मिलेगा। मिलेगा कि मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो V इक्वल टू क्या मिलेगा? V1। तो V1 कितना है बच्चा? यहाँ देखो E1 माइनस आई R1, E1 माइनस आई R1, और V2 कितना है देखो? तो E2 माइनस आई R2 है, तो E2 माइनस आई R2। तो V इज इक्वल टू E1 और E2 को एक साथ लिखो तो E1 प्लस E2 आ जाएगा, और माइनस आई को बाहर निकालो, माइनस आई को बाहर निकालोगे तो माइनस आई बाहर, तो R1 प्लस R2 मिल जाएगा। मिलेगा। अब इसी को देखो, ये इक्विवेलेंट है, तो V इक्वल टू क्या होगा बताओ? E इक्विवेलेंट माइनस क्या हो जाएगा? I R इक्विवेलेंट। I के नहीं आएगा? आएगा। तो इसको कंपेयरिंग कर दो, तो कंपेयरिंग विथ V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो देखिए E इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे? ये पूरा है, तो E इक्विवेलेंट मतलब बोला जाए, यहाँ मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट EMF देखूंगा, इक्विवेलेंट EMF देखूंगा तो कितना आएगा? तो E इक्विवेलेंट मेरे को मिलेगा बच्चा यहाँ पे E1 प्लस E2 मिलेगा। और यहाँ मैं देखता हूँ क्या पता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा कितना बताओ? R इक्विवेलेंट है I के बाद, तो I के बाद यहाँ पे R1 प्लस R2 है, तो R इक्विवेलेंट मेरे को R1 प्लस R2। ठीक है, अब मान चलो फॉर N सेल है, बहुत सारे सेल है ऐसा अलग अलग, तो
ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, सब जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस करते 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 कहां तक, En तक। और आर इक्विवेलेंट भी ऐसे ही जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस करते 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 कहां तक बताओ, Rn तक जुड़ जाएगा। ओके ओके ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आया ही होगा ये। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन सेल है, याद रखिएगा ये आइडेंटिकल सेल नहीं है, डिफरेंट सेल है। डिफरेंट सेल जब रहते हैं, अलग अलग सेल होते हैं जिनका ईएमएफ अलग अलग होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तब उसका डेरिवेशन थोड़ा सा रहता है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है। यदि आइडेंटिकल होता है तो बहुत आसान हो जाता है, उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसको ज्यादा ध्यान देना बच्चों। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं सेकंड नंबर में अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दूसरा नंबर है क्या बताओ आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होगा, तो देखो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं अपन, जब किसी सेल के पॉजिटिव, दो मिनट ना मैं सर्किट बना लेता हूं फिर डिफाइन करूंगा, ऐसे बोलते बोलते डिफाइन करना बड़ा टफ हो जाता है कभी कभी। ये R2 है, ये R1 है, ये EMF E1 है, EMF E2 है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। तो जब क्या करते हैं, किसी सेल के जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया, तब जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको मैं बोलता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। when positive terminal of all cell is connected to a common point and negative terminals are connected to other common point, then combination of this cell is known as